नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज ज्यादा है नहीं, 3 इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सैटरडे है तो बहुत ज्यादा न्यूज़ेस नहीं छपी हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुकी है। तो हर्षित द्विवेदी वीडियोस जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे अपडेट्स होते रहते हैं, लेक्चर की पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ ये लेक्चर की पीडीएफ आपको www.harshitdwivedi.com मेरी वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और iOS, जी हाँ, एप्पल पे जो एप्पल सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, iOS सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप लॉन्च हो चुकी है। उसका लिंक भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि एप्पल के जो यूजर्स थे उनको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी पड़ती थी, आप सीधे सीधे वो मेरी सीधी ऐप डाउनलोड करके ओवरऑल चेकआउट कर सकते हैं चीजों को। उसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली मैंने 5 टॉपिक्स ऐड किए हैं। एक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, तो ये मेंस टॉपिक है, जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के रिस्पेक्ट में काम आएगा। इसके रिस्पेक्ट में जो बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मेंटरशिप कोर्स में अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ 4 धाम इश्यूज में इस बार क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको लेके वीडियो कल अपलोड हो चुकी है मेंटरशिप कोर्स में। चिल्ड्रन एंड कॉन्फ्लिक्ट यूएन रिपोर्ट, ओवरऑल क्या बोलती है यूएन की रिपोर्ट, पहली बार इंडिया को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से ड्रॉप किया गया। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के टॉपिक हैं, इससे एसोसिएटेड प्री के टॉपिक। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये न्यूज में क्यों है, ये तो खैर मैंने अपने एडिटोरियल करंट अफेयर्स में भी समझाया था। और उसके बाद उद्यमी भारत एमएसएमई डे 2023, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर डे का क्या यूज है, एमएसएमई के सामने क्या चैलेंजेस है, उनके लिए सरकार क्या क्या पॉलिसीज लेके आ रही है, कितना पैसा एलोकेट किया गया है, ये 5 टॉपिक्स ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स में कवर हो चुके हैं। आप चाहो तो इनको चेकआउट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे अपने लेक्चर को सीधे सीधे शुरू करते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस से यहाँ पे शुरुआत होगी। जो पहला एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ओमिनस साइंस। चलिए इस एडिटोरियल से पहले मैं आपके साथ द लॉन्ग रोड टू फाइंडिंग ट्रू पीस इन यमन ये एडिटोरियल डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत काम का है। तलमीज अहमद साहब का ये आर्टिकल है और अक्सर कर तलमीज अहमद साहब के आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं। भाई देखिए, 2015 में यमन का सिविल वॉर शुरू हुआ था। यमन के सिविल वॉर में बहुत सी पार्टीज थी। एक तो हाउदीज थे, फिर वहां के कुछ एथनिक ग्रुप्स थे। उन एथनिक ग्रुप्स के साथ सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज ने मांडवली की और पूरे के पूरे यमन को एक सिविल वॉर की तरफ छेड़ दिया। इस साल अप्रैल में, मतलब अप्रैल 2023 में, ये जो सऊदी लेड वॉर था यमन में, इसके 8 साल पूरे हो गए और अभी के लिए शांति थोड़ी स्थापित है। हुआ यह है कि एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन सऊदी अरेबिया से पहुंचा है सना एयरपोर्ट यमन में हाउदी एनिमीज के साथ बातचीत करने के लिए। ये टॉक्स हो रही हैं, ये पब्लिक हो चुका है। ओवरऑल सीज फायर 1 साल से चल रहा है। ओवरऑल दोनों साइड्स 6 महीने के ट्रूस पे रेडी हैं कि हाँ भाई अभी 6 महीने के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, बातचीत करते हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड 2 साल की बात हो रही है जिसमें जो आगे आने वाला यमनी स्टेट है उसको सेटअप किया जाएगा। देखिए क्या है, यमन पूरी तरीके से सिविल वॉर से अफेक्टेड है। यमन के अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं। अब ओवरऑल अगर यमन का सिविल वॉर खत्म होता है तो यमन में किस प्रकार की सरकार स्थापित होगी, उस सरकार को कौन चलाएगा, डेमोक्रेसी होगी, डिक्टेटरशिप होगी, कौन से इलाके में किसका कंट्रोल होगा, इन सब चीजों को लेकर बातचीत चल रही है। ठीक है, तो किस प्रकार का यमनी स्टेट निकलेगा वॉर के बाद, इसके क्रेडेंशियल्स को अभी के लिए फाइनलाइज किया जा रहा है। हाउदीज का यह भी बोलना है कि जो सना एयरपोर्ट का ब्लॉकेड है और जो हुदियादा पोर्ट का ब्लॉकेड है इसको ईज किया जाए। जी हाँ, ओवरऑल अगर आप देखो तो सना एयरपोर्ट और हुदियादा पोर्ट, इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने अपना इन्फ्लुएंस फैला रखा है और पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। एक पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर देखिए नेगोशिएशंस बहुत से हैं, ठीक है ना। जब बात आती है यमन की तो 8 साल से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। 8 साल से ये अपने इंटरनल इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इंटरनल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की शुरुआत हुई है तो बहुत से टॉपिक्स के ऊपर मांडवली होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई दोनों साइड के प्रिजनर्स को अभी के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। अब सऊदी अरेबिया की अगर आप बात करो तो एक कॉलिशन को लीड कर रहा था अरब फोर्सेस की, और इस कॉलिशन ने मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए थे यमन के अंदर मार्च 26, 2015 को। ये मिलिट्री ऑपरेशंस इसलिए लॉन्च किए गए थे क्योंकि हाउदी नाम का जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो कि जैदी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ईरान के साथ दोस्ती में है, वो कहीं यमन के ऊपर कब्जा ना कर ले। यमन सऊदी अरेबिया की बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में आता है। सऊदी अरेबिया और यमन एक 1400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं।
तो ये वॉर बहुत लंबे समय तक रहा है, ना हाउदीज प्रॉपर तरीके से जीत पाए, ना सऊदी अरेबिया प्रॉपर तरीके से जीत पाए, एक दूसरे के एसेट्स के ऊपर ये अटैक करते रहते थे। फिर अगर आप देखो तो ये वॉर स्टेलमेट में पहुंच गया, ठीक है ना। फिर अगर आप देखो वैसे तो ये जो कैपिटल सिटी है सना और जो पोर्ट है होदियादा, इसको कंट्रोल करते हैं हाउदीज, लेकिन ऑब्वियसली बात है बाहर की दुनिया के ऊपर कंट्रोल किसका है? सऊदी अरेबिया का। प्रॉब्लम यह है कि समुंदर के ऊपर कंट्रोल, स्काई के ऊपर कंट्रोल सऊदी अरेबिया लेड कॉलिशन का है। तो अगर सना एयरपोर्ट से कोई हवाई जहाज उड़ता है तो उसको नीचे गिरा सकता है कौन? सऊदी अरेबिया। सना एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में था? हाउदी कंट्रोल में। होदियादा पोर्ट से अगर बाहर की तरफ कोई वेसल निकलता है तो उस वेसल को ब्लॉक कर सकता है कौन? सऊदी अरेबिया। तो यहां पे जब लड़ाई हो रही है ओवरऑल ट्रेड जैसी, और कोई भी पीसफुल एक्टिविटी, ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक रिलेशंस हो गए, टूरिज्म हो गया, ये शांति के माहौल में ही पनप सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ये 2015 से जो लड़ाई चल रही है यमन में, इसमें 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 85,000 बच्चे मर चुके हैं, कई मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। यमन की 80% आबादी, 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 60 लाख लोग दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, मतलब ये खाना नहीं मिल रहा, इसकी वजह से इनकी मौत हो सकती है। और सऊदी अरेबिया को भी बड़ा महंगा पड़ा है इस वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व होना। पिछले 8 साल में ऐसा बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया इस वॉर में $60 बिलियन खर्च कर चुका है। तो इतना खर्चा करने के बाद अगर सऊदी अरेबिया हारता सा बाहर निकलता नजर आएगा तो ये सऊदी अरेबिया के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। इसलिए सऊदी अरेबिया चाहता था कि भाई एक फेस सेविंग एग्जिट हो, एक ऑनरेबल एग्जिट हो। ये ऑनरेबल एग्जिट सऊदी अरेबिया को तब मिली जब चाइना ने एक एग्रीमेंट ब्रोकर करवाया सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के चलते ही अब कह लो शांतिपूर्वक यहाँ पे सऊदी अरेबिया यमन से निकलने की सोच रहा है। यहाँ पे मांडवली शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मांडवली में एक तरफ है हाउदी रेबल्स और दूसरी तरफ है आपका पीएलसी। पीएलसी है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल उन एथनिक प्रोटेस्टर्स का ग्रुप है जिसको सऊदी अरेबिया और उसकी जो आप कह लो एसोसिएट 8 कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करती हैं। तो अभी के लिए जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है यमन के अंदर वो है ये पीएलसी, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। अब क्या है कि सऊदी अरेबिया ने बोला कि भाई हमारे बिहाफ में पीएलसी आपके साथ नेगोशिएट करेगा। हाउदीज ने बोला कि ये पीएलसी तो बस एक फेस है, असल में तो ताकत तुम हो पीछे से। तो हाउदीज बोल रहे हैं कि हम तो भैया सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे। सऊदी अरेबिया चुपके से यहाँ से निकलना चाहता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है, चूंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने यमन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ब्लॉकेट से लगा रखे हैं, तो अब यमन की कुछ शर्तें, यमन के हाउदी रेबल्स की कुछ शर्तें। हाउदी रेबल्स का ये बोलना है कि जो भी आर्मी के लोग हैं यमन के, जो भी यमन के गवर्नमेंट सैलरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी तनख्वाहें कौन देगा? सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली जो यमन का ऑयल है उसको इंटरनेशनल मार्केट में बिचवा के जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे से उन आर्म फोर्सेस की सैलरी देनी है जो कि यमन के लिए लड़ रहे हैं, हाउदीज के लिए लड़ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरेबिया के लिए ये थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। सऊदी अरेबिया बोलेगा कि जिस पार्टी से हम पिछले 8 साल से लड़ रहे हैं अब उसकी तनख्वाही हम दिलाएं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर यहां पे सऊदी अरेबिया से वॉर डैमेज का कंपनसेशन मांग रहा है कौन? हाउदीज। सऊदी अरेबिया ऑब्वियस सी बात है कंपनसेशन नहीं देंगे। हाँ, सऊदी अरेबिया ने यह जरूर बोला है कि पूरा यमन तबाह हो गया है तो वॉर के बाद यमन के रिकंस्ट्रक्शन में हम मदद करेंगे, बट तुम बोलो कि तुम कंपनसेशन लेके हमको इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट करोगे, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया यहाँ पे तैयार नहीं है। समझ गए? फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउदी सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, वो पीएलसी के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे। एक्चुअली में हुआ यह है कि इस यमन सिविल वॉर में जीते हाउदीज हैं। यस, हाउदीज आर द विनर। क्योंकि सऊदी अरेबिया अब बहुत खर्चा कराने के बाद चुपचाप से यहां से निकलना चाहता है, तो सऊदी अरेबिया यमन की पॉलिटिक्स में ज्यादा घुसना चाहता नहीं, वो फेस सेविंग एग्जिट चाह रहा है, तो वो बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है विनर कौन है यहाँ पे? विनर यहाँ पे हाउदीज है, ठीक है ना। तो अभी निगोशिएशंस चालू है और इन निगोशिएशंस में दोनों पार्टी के लिए जो फेस सेविंग एग्जिट होगी उसकी बात की जाएगी। अभी यहाँ पे एक और प्लेयर निकल के आ रहा है, एसटीसी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। यहाँ पे मैं लेक्चर को रोक रहा हूँ दोस्तों। मेंटरशिप कोर्स 2024 लॉन्च हो चुका है, आप चाहो तो इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, चाहे आप एप्पल या iOS ऐप पे जाइए, वहाँ पे ओवरऑल लॉगिन करने के बाद एक ही कोर्स आपको नजर आएगा, यूपीएससी सीएससी 2024 मेंटरशिप कोर्स। इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। लगभग 70 से 80 मेंस के टॉपिक कवर चुके हैं, कई सारी थीम्स कवर हो चुकी हैं और एथिक्स का मटेरियल बन रहा है, मतलब बन चुका है, उसका रिकॉर्डिंग बाकी। ऑब्वियसली बात है मटेरियल बनाना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, दीज आर नॉट इजी थिंग्स टू डू, थोड़ा समय लगता है, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चीजें अपलोड होती रहेंगी। मैं आपको बताता भी रहूंगा कि क्या क्या अपडेट हो रहा है, तो आप चाहो तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ आपका कोर्स है। अगर ये एडिटोरियल्स आपकी मदद कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ्स हैं जो कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे अपने मेंटरशिप कोर्स के यूजर्स के लिए बना रहा हूँ, ये आपके लिए और बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इनको काफ़ी एफर्ट में बहुत सारी हायरिंग और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद बनवाए गए। चलिए, साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ये एक यूएई बैक्ड ग्रुप है जो कि एडन में बेस्ड है, और जो साउदर्न प्रोविंसेस है ना यमन की, उसके ऊपर कब्जा है साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल का। तो बेसिकली साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को यूएई सपोर्ट करता है। अब आप समझो, यमन में पूरा बंदर बांट हो रखा था, कुछ इलाके हौदी के कंट्रोल में, कुछ इलाके पीटीसी के कंट्रोल में जिसको सऊदी अरेबिया मॉनिटर कर रहा है, और कुछ इलाके एसटीसी के कंट्रोल में, साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के कंट्रोल में, जिसको ओवरऑल आपका यूएई मतलब कंट्रोल कर रहा है। तो कितनी पार्टीज होंगी आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर? एक तो पीएलसी होगी, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, एक हौदीज हो गए और एक एसटीसी हो गई। ठीक है, अब साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल का ये बोलना है कि भाई ये जो यमन है, जो कि आज की डेट में कंबाइंड यमन दिख रहा है, इसमें साउदर्न इलाके बनते थे पहले पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट कंट्री थी 1967 से लेकर 1990 के बीच में, बाद में यमन से मिल गया था। अब हम इसको एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, ऐसा साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल बोल रही है। और यूएई के एक एकेडमिक ने तो ये तक बोल दिया कि यमनी सर्कल्स में कुछ पॉसिबल नाम्स भी सजेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे अरब साउदर्न स्टेट या अरब हद्रोमात। मतलब ओवरऑल साउदर्न यमन में जो एसटीसी डोमिनेंट है वो बोल रही है कि भैया हमें अपनी अलग कंट्री बना के दे दो, हमें तुम्हारी इस पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं है। तब समझिए, सऊदी अरेबिया ये कभी नहीं चाहेगा कि यमन टूट जाए। सऊदी अरेबिया चाहता है कि यमन कंबाइंड रहे, ताकि पीएलसी, जिसको हमेशा से सऊदी अरेबिया कंट्रोल करता है, पीछे से मदद देता आया है, वो कहीं ना कहीं पूरे यमन के ऊपर इन्फ्लुएंस देगा सऊदी अरेबिया को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एसटीसी बोल रहा है कि नहीं भाई हम सऊदी अरेबिया से अलग होना चाहते हैं। तो मतलब यमन की पॉलिटिक्स में ओवरऑल सऊदी अरेबिया और यूएई भी ये कंपीटिंग फैक्शंस बन के उभर रहे हैं। वैसे तो सऊदी अरेबिया और यूएई एक दूसरे के एलाइज है, ठीक है ना, इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी बहुत हद तक अलाइन करती है, अरब स्टेट्स हैं, ठीक है ना, सेम पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं, लेकिन यहां पे ओवरऑल कुछ डिसेंशंस भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ओवरऑल मॉन्डवली में क्या निकलता है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। यमन में क्या हो रहा है उसकी एक बेसिक जानकारी हमने यहाँ पे ले ली है। आगे चलते हैं। इंडिया मस्ट कैलिब्रेट्स इट्स डिप्लोमेसी ऑन द खालिस्तान इशू टू बेटर इफेक्ट। भैया खालिस्तानी प्रोपोगेंडा रिसेंटली कुछ समय में बहुत ज्यादा आग पकड़ गया है, कुछ रैलीज प्लान की गई। एक और चीज दोस्तों, 5 जुलाई का एडिटोरियल छूटा हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये 5 जुलाई का एडिटोरियल नहीं आया, इसको मैं कवर करवा दूंगा, आज या कल में ये एडिटोरियल अपलोड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। उस दिन टाइम में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि संडे को एडिटोरियल आता नहीं है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी चीजें जो कभी कभी बीच में छूट जाती हैं ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, तो वो कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो 5 जुलाई का एडिटोरियल मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कल कर दूं। हाँ, तो भाई प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो कि यूएस में बेस्ड है, यूके में बेस्ड है, कनाडा में बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, 8 जुलाई को उन्होंने टारगेट किया है इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस और डिप्लोमेट्स को। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टू स्पीक टू ऑफिशियल्स इन दीज कंट्रीज टू फॉर एडेड सिक्योरिटी एंड विजिलेंस। देखिए, बात यह है कि 3-4 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, एक तो यूएसए हो गया, एक यूके हो गया, एक कनाडा हो गया। यहाँ पे जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है ना, ये बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और इन कंट्रीज की सरकारें ज्यादा कुछ कर इसलिए नहीं पाती हैं क्योंकि ये जितना भी प्रोटेस्ट खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के नाम पे आप उस कंट्री के लॉज को एक्सप्लॉइट करके इंडिया के अगेंस्ट हेट स्प्यू कर रहे हो, वो भी किस हद तक सही है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने ब्रिटिश काउंटर पार्ट से बात की दिल्ली में और बोला कि भाई ये क्या चल रहा है आपके देश में, किल इंडिया के नारे लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, खालिस्तानी फ्रीडम की रैलीज चल रही हैं। अब ओवरऑल जो डस्टिन ट्रूडो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो तो भैया हाथ खड़े कर चुके हैं। उनको तो ऐसा लग गया है कि उनकी सरकार ही बच नहीं पाएगी इन खालिस्तानी सपोर्टर्स के बिना, तो वो तो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो तो इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनका बेसिक सेंस अलग हो चुका है। उनके लिए उनकी सरकार बचाना ज्यादा जरूरी है, फॉरेन रिलेशंस बाद में जरूरी हैं। तो वो तो बिल्कुल ही खालिस्तान सपोर्टर बन गए इस समय पे, बिल्कुल खालिस्तानी के अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाहते, इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। लेकिन हाँ, ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, इन कंट्रीज में अभी भी स्ट्रांग सरकारें हैं, कनाडा जैसी कमजोर सरकारें नहीं है। तो ओवरऑल ये स्ट्रांग सरकारें शायद ओवरऑल इस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट कुछ करें। हालांकि इंडिया के पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बोलना है कि भाई अभी भी ओवरऑल इनफ नहीं किया गया। ओके, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी में अपटिक देखने को मिला है। अब ये सेपरेटिस्ट इंडिया के अंदर ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, इंडिया के अंदर करते हैं तो भैया पुलिस और भैया सेंट्रल फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं, तो देश के बाहर ये खूब कर रहे हैं। ओके,
तो इन्होंने प्लान किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अटैक करेंगे इंडियन मिशंस पे, आर्सन अटेम्प्ट्स करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे। अभी यूएस की एक कंसुलेट में ओवरऑल आग लग गई जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने लगाई है। तो बेसिकली इस प्रकार की रैलीज को जो प्लान किया जा रहा है और उसको ओपनली जो अनाउंस किया जा रहा है इन कंट्रीज में, तो भैया इंडिया का बोलना है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज को चेक करिए इन कंट्रीज को। यूके ने तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया, यूएस ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है कि हम इस प्रकार की न्यूसेंस को क्रिएट नहीं होने देंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे इंडिया बहुत टफ शब्द इस्तेमाल कर रहा है इन कंट्रीज के अगेंस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया को इतने टफ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें एंगेजमेंट करना चाहिए, हमें इन कंट्रीज को धमकी देना ठीक नहीं है। कंसोलिडेशन, ओवरऑल मिल के काम करना, ब्रिकमैनशिप, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, कोऑपरेशन करना है। इस प्रकार के खालिस्तानी एलिमेंट्स हर जगह एक्टिव हैं, इन कंट्रीज में खासा कर एक्टिव हैं। तो इनके चलते हमें ब्रिटिशर्स और यूएस की सरकारों की प्रॉब्लम को समझते हुए उनके साथ इफेक्टिवली इंगेज करके इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ताकत को रोकना है, ना कि सीधे सीधे हम उन कंट्रीज से भिड़ जाए, उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, क्योंकि उससे फिर कुछ डिप्लोमेटिक इफेक्ट निकल के आएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर हमने सिक्योरिटी कम कर दी, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव मेजर था। ग्राउंड लेवल पे डिप्लोमेटिकली उतना इफेक्टिव हुआ नहीं, कहीं ना कहीं इससे इंडिया और यूके के रिश्ते बिगड़े। तो रिश्ते बिगाड़ने वाले स्टेप्स नहीं लेने हैं, इफेक्टिव स्टेप्स लेने हैं जहां पे बातचीत से हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है भाई, ये यहां पे बताया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। सोब्रिटी आफ्टर द यूफोरिया ऑफ यूएस स्टेट विजिट। अब यह प्रधानमंत्री मोदी जी गए आपका यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहां पे एमके नारायण साहब बोल रहे हैं कि शायद ही पिछले कई सालों में कोई विजिट इतनी ज्यादा इफेक्टिव रही। देखिए, दो विजिट्स की यहां पे एमके नारायण साहब तारीफ कर रहे हैं। एक तो जो मोदी जी की अभी विजिट हुई, इससे पहले जो 2004 में और 2009 में 2005 में और 2009 में जो पीएम मनमोहन सिंह जी थे उस समय के, ये जब यूएस में गए थे, उस समय के बाद से इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स का एक यूफोरिया सा यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, यहां पे कुछ हिस्ट्री की बात की जा रही है। जिस प्रकार का यूफोरिया प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट के बाद देखने को मिला है यूएस में, जो जून में हुई थी, वो अपने आप में सबसाइड ही नहीं कर रहा है। इस हद तक इंडिया की इस विजिट को पब्लिसाइज किया जा रहा है, यूएस इंडिया के रिलेशंस को पब्लिसाइज किया जा रहा है, और जो इंडिया की इंपॉर्टेंस यूएस में देखने को मिली है, पहले शायद ही कभी इतनी इंपॉर्टेंस इंडिया की यूएस के अंदर देखने को मिली। इनफैक्ट इससे पहले कुछ यूएस राष्ट्रपति तो बिल्कुल ही एंटी इंडिया थे। फॉर एग्जांपल अगर लिंडन बी जॉनसन की बात की जाए 1963 में और रिचर्ड निक्सन की बात की जाए 1971 में, तो ये तो बहुत इनफेमस थे इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेने में। जब चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर 1962 में, इसके अगेंस्ट बोला यूएस प्रेसिडेंट ने, जॉनसन ने। निक्सन ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1971 में पाकिस्तान के प्रो स्टैंड लिया, और जब बांग्लादेश को तोड़ने की बात की इंडिया ने, तो यूएस उस समय पे लिटरली इंडिया को धमका रहा था कि भाई ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात मत करो, क्योंकि उस समय पे पाकिस्तान यूएस का एक स्ट्रेटेजिक अलाई था। आप समझ रहे हो? तो ये सब चीजें चल रही, लेकिन आज की डेट में यूएस इंटरनेशनली अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर चुका है। ठीक है ना? यूएस ट्रांसफर कर रहा है टेक्नोलॉजी बहुत से एरियाज में इंडिया को। फाइटर जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी, F414 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक का, इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ रही, 90% से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है। प्रॉमिस हो रहा है यहाँ पे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके। अमेरिकन एटीट्यूड इंडिया को लेके बदल रहा है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है इंडिया की मिलिट्री और एरोस्पेस कैपेबिलिटी में। समझ गए? तो खास बात यहां पे ये है कि निगोशिएशंस जारी हैं, स्ट्रेटेजिक ट्राइज यहां पे आगे बढ़ रहे हैं, एक डीपर, इफेक्टिव और डाइवर्स डिफेंस पार्टनरशिप की यहां पे बात हो रही है। ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं है कि यूएस यहां पे दान धर्म में ऐसा कर रहा है। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाहे फिर वो गुड्स के मार्केट की बात हो, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्ट्स के मार्केट्स की बात हो। तो ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्ट करके यूएस को फायदा ही होने वाला है, नुकसान होने वाला है नहीं। तो इंडिया यूएस के लिए बहुत बड़ा मार्केट, इसलिए भी बड़े बड़े यूएस के कॉर्पोरेट्स, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के हों, चाहे वो टेंजिबल गुड्स के हों, सब इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल देखा जाए पुराने प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट को, तो देखिए पुराने प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट उतनी इफेक्टिव नहीं रही। जब जवाहरलाल नेहरू साहब, हैरी एस ट्रूमन, ड्वाइट डी आइजनहावर, जॉन एफ कैनेडी के समय पे गए थे यूएस में, लाल बहादुर शास्त्री जानी पाए, जब इंदिरा गांधी जी वॉशिंगटन गई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस समय पे बहुत सारे इश्यूज थे। इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर उतना बड़ा हुआ नहीं था, और उस समय पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट थी उसके अलग अलग वेरिएंट्स थे। ठीक है ना? यूएस अलग बोल रहा था, वो कंट्रीज अलग बोल रही थी, लेकिन अब चीजें बहुत हद तक यहाँ पे बदल गई हैं। इस समय पे इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत हद तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ गई है, और यह बढ़ना शुरू हुआ है सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पास। ओवरऑल 21वीं शताब्दी के पहले डिकेड में ये जो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन साइन हुआ इंडिया यूएस के बीच में, उसके बाद से इंडिया यूएस के रिश्ते बहुत अच्छे होने लगे। अगर आप देखो तो यूएस कांग्रेस ने 123 एग्रीमेंट
को अप्रूवल दिया, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट आ गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिस्पेक्ट में। मतलब इंडिया यहाँ पे कुछ ऐसी एटॉमिक फैसिलिटीज को मेंटेन कर सकता है जो कि IAEA के सेफगार्ड से बाहर होगी। तो ये बेसिकली इंडिया को एक लेवरेज देता है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। इस प्रकार के एक्सेप्शंस ओवरऑल हिस्ट्री में शायद ही किसी कंट्री को मिले होंगे। और खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि यह एक्सेप्शन इसलिए बना था क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के बीच में एक दोस्ती वाला माहौल था। यूएस के अंदर उस समय पे बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इंडिया को इस प्रकार के एक्सेप्शंस देने से मना कर रहे थे, बट तब भी यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक्सेप्शंस दिए। तो बेसिकली फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी से इस लेवल का जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुआ है, वो आगे ही बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह जी की जो विजिट थी 2009 में, जब वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिले थे, उस समय पे ओबामा ने रिमार्क दिए कि जब डॉक्टर सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई तो ओबामा जी ने सिंह साहब को बोला यू आर माई गुरु। तो मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट से पता चलता है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके बाद जिस प्रकार का यूफोरिया मोदी जी की विजिट के समय पे हो रहा है, ये सब चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। ऑकस पैक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें बात की जा रही इंडिया आ सकता है। क्वाड प्लस में इंडिया को यहाँ पे जोड़ने की बात करी तो इंडिया एशिया पैसिफिक में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी है यूएस का, ऐसा मानना है, और ये यूएस के एक्शन से पता चल रहा है। तो बेसिकली इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल सर्किट में वो यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है भाई। फिर अगला सेलेक्टिव बैन। अब हम लोग करंट अफेयर्स में आ जाते हैं दोस्तों। एडिटोरियल यहाँ पे खत्म हो गया है। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ एडिटोरियल्स के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया एडिटोरियल्स। फिर अगला, सेलेक्टिव बैन ऑन मैसेजिंग एक्ट्स में भी लुक्ड एट ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए एक कंसल्टेशन पेपर पुट ऑफ किया है ट्राई ने। ट्राई का ये बोलना है कि जो व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग एप्स हैं, क्या इनको एक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अंदर लेके आया जा सकता है। देखिए एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इस प्रकार के जो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, ये अपने टावर लगाते हैं, ओवरऑल स्पेक्ट्रम वेव्स को खरीदते हैं, और ये सब करने के लिए इनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रॉपर लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस को मिलने के बाद ये कर सकते हैं। अब एकदम से व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, व्हाट्सएप में आप वीडियो कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम में भी आप ऑडियो कॉल कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम में आप ऑडियो कॉल कर सकते हो। ये जितने भी आप कह लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में आप ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। और यही ऑडियो कॉलिंग की फैसिलिटी और मैसेज की फैसिलिटी तो आपका नॉर्मल ये वोडाफोन आइडिया जैसे आप कह लो एयरटेल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं। तो जब वोडाफोन आइडिया एयरटेल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस लेना पड़ता है, तो व्हाट्सएप को क्यों नहीं लाइसेंस लेना चाहिए? आपका टेलीग्राम सिग्नल जैसी एप्स को क्यों नहीं, इंस्टाग्राम जैसी एप्स को क्यों नहीं लाइसेंस लेना चाहिए? तो ये जो कंसल्टेटिव पेपर है ट्राई के द्वारा रिलीज किया गया है, ये इसी बारे में बातचीत कर रहा है कि इन ओवर द टॉप एप्लीकेशंस को क्या लाइसेंस लेने की जरूरत है। और देखिए जो टेलीकॉम सेक्टर है ना इंडिया का, ये जो एयरटेल वोडाफोन जैसे प्लेयर्स हैं, वो जबरदस्ती सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप ओवरऑल व्हाट्सएप जैसे ग्रुप्स को भी लाइसेंसिंग रेगुलेशन के अंदर लेके आइए। 2020 सितंबर में ऑलरेडी ट्राई एक बार रिकमेंड कर चुका है कि देयर इज नो नीड टू रेगुलेट ओटीटी कम्युनिकेशन। लेकिन अब यहां पे बात की जा रही है कि ओटीटी कम्युनिकेशन को रेगुलेट करना जरूरी है, और इस बारे में भी बातचीत हो रही है कि क्या इनको लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर लेके आया जा सकता है। मतलब व्हाट्सएप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया के अंदर काम करना है, ओटीटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो डिंडियाल तोशनीवाल एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल है डीओटी में, इन्होंने बोला है कि देयर इज अ नीड टू होलिस्टिकली लुक इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दीस मैसेजिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग रेगुलेटरी, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। ठीक है ना भाई। तो ये सब चीजें हैं। व्हाट्सएप की अगर बात करो दोस्तों, देखिए आज की डेट में टेलीकॉम नेटवर्क में, आइडिया वगैरह में, एयरटेल वोडाफोन में आप मैसेज क्या भेज रहे हो, आप ओवरऑल क्या फोन पे बातचीत कर रहे हो, आपके क्या कॉल रिकॉर्ड्स है, ये शेयर किए जा सकते हैं अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मांगती है तो। व्हाट्सएप भी ये शेयर करता है। जी हाँ, व्हाट्सएप में आपने ओवरऑल किसको किस समय पे मैसेज किया और किसको कॉल की, ये सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर हो जाती है, लेकिन ओवरऑल उस कॉल में बातचीत क्या हुई ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। समझ गए बात को। तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पे ट्राई ने ये बोला है कि हम इस चीज को देखेंगे कि क्या ओवरऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हम लाइसेंसिंग के अंदर लेके आ सकते हैं। और क्या मान लो किसी जगह पे इंटरनेट शटडाउन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर में इतना बवाल हुआ, इंटरनेट शटडाउन हो गया, कश्मीर में आए दिन बवाल होता रहता है, इंटरनेट शटडाउन होता है, तो क्या इंटरनेट शटडाउन के समय पे इस प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी शटडाउन किया जा सकता है? तो इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर एक लीगल बहस यहां पे शुरू हुई है। ये लीगल बहस कहां खत्म होगी ये बाद में पता चलेगा। फिर बाय वर्ड्स लाइक फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग इन आईटी रूल्स प्रॉब्लमेटिक, यहां पे क्या बात हो रही है भाई? ये डिस्कशन चल रहा है आपका हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में डिस्कशन किस बात पे चल रहा है? तो आईटी
गाइडलाइंस, आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। इसके अंदर क्या बोला गया कि पीआईबी के अंदर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जाएगी। ये फैक्ट चेकिंग यूनिट इस बात को आइडेंटिफाई करेगी कि ऑनलाइन कौन सा कंटेंट फेक है, फॉल्स है और मिसलीडिंग है, और उसके हिसाब से उस सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को डायरेक्शन दिए जाएंगे कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को मॉडिफाई करो, सेंसर करो या डिलीट करो। अब सारा मुद्दा यहां पे 3 शब्दों पे आके रुक गया है, फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग। बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ यहां पे ओवरऑल पेटिशनर्स पहुंचे हैं। एक तो पॉलिटिकल सैटारिस्ट हैं कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, और बहुत सी रीजनल चैनल्स हैं जो कि पहुंच रहे हैं कि सर ये जो 2023 के अमेंडमेंट हुए हैं आईटी रूल्स में, जिसमें बोला गया है कि पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट ओवरऑल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है अगर फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट होता है। तो क्या है फेक की परिभाषा, क्या है फॉल्स की परिभाषा, क्या है मिसलीडिंग की परिभाषा? ये परिभाषा बहुत सब्जेक्टिव है, ये परिभाषा सरकार के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड कर सकती है। इसलिए ओवरऑल हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग का मतलब क्या है। हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को कि हाँ भाई फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग आप बोल रहे हो तो वो ओवरऑल चीज सीधे फैक्ट चेकिंग यूनिट बैन कर सकती है। तो यहां पर डिवीजन बेंच जो बैठी थी जस्टिस गौतम पटेल की और नीका नोखले की, वो इस पर्टिकुलर पिटीशन को हेयर कर रहे हैं और ओवरऑल इन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग जैसे जो शब्द हैं ये प्रॉब्लमैटिक हैं। इन शब्द को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर चीज को मिसलीडिंग अगर बोलना है तो प्रॉपर उसका इंटरप्रिटेशन हमारे सामने होनी चाहिए कि आप कौन से बेसिस पे उसको मिसलीडिंग बोल रहे हो, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पे सीधे बोला है कि एनालिस्ट के अपने अपने फिगर्स होते हैं। फेक न्यूज किस बेसिस पे फेक है? क्या वो पॉलिटिकल सटायर के बेसिस पे फेक है, या अपोजिशन ने उसको व्यू किया है इसके लिए फेक है, या किसी प्रॉपर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है? तो फेक, फॉल्स, सब्जेक्टिव सिर्फ ये भर लिख देने भर से इंटरप्रिटेटिव पावर सरकार की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पे चीजों को क्वांटिफाई करना और किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के पैरामीटर्स को डिवाइस करना बहुत जरूरी है। फिर भाई एक छोटी सी न्यूज़ है, मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स में टोमेटो को हटा दिया गया है। टोमेटो के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो भी नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में टोमेटो मिल रहा था, मतलब टोमेटो के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा था मैकडॉनल्ड्स के बर्गर वगैरह में, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो दाम है टोमेटो के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैकडॉनल्ड इंडिया का जो स्पोक्स पर्सन है नॉर्थ और ईस्ट का, उसने ये बोला है कि अभी के लिए हम टोमेटोज को सर्व नहीं कर सकते, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, सीजनल क्रॉप इशू की वजह से हम टोमेटो को अभी के लिए हटा रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है। अब बेसिकली यहां पे पॉइंट है, मैकडॉनल्ड्स के स्पोक्स पर्सन का बोलना है कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग दिस इशू बाय एम्प्लॉइंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग हाइड्रोपोनिकली ग्रोन टोमेटोज इन अ कंप्लीटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू डिस्कवर रिक्वायरमेंट फ्रॉम वेगरीज ऑफ सीजन। आपको पता है सीजनैलिटी के चलते टोमेटो की खेती कम हो रही, जिसके चलते टोमेटो के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। तो हाइड्रोपोनिकली टोमेटो उगाए जाएंगे ये बोला जा रहा है। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन क्या है। तो हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन एक प्रकार का हॉर्टिकल्चर है, या फिर कह लो हाइड्रोकल्चर का एक सबसेट है, जहां पे प्लांट्स को, क्रॉप्स को उगाया जाता है सॉइल के बिना। जी हां, वाटर बेस्ड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके ओवरऑल यहां पे उगाया जाता है प्लांट्स को। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है परलाइट, ग्रेवल और अदर सबस्ट्रेट से, और ओवरऑल उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है वो एक न्यूट्रिशियस लिक्विड से प्रोवाइड किया जाता है, एक वाटर बेस्ड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये होता है हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहां पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूं। आई होप आपको लेक्चर को सुनने में मजा आया हो। आज ज्यादा टॉपिक्स थे नहीं, 5 जुलाई का एडिटोरियल आपको मिल जाएगा। मेंटरशिप कोर्स एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट